यस पीपल। तो आज हम कवर करने वाले हैं ACSE स्टडी मैट के मॉड्यूल में से चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट फ्रॉड। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ चीज़ें इसमें हाईलाइट करी है जो कि हम गो थ्रू करने वाले हैं ताकि आपको जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाए चीज़ें। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, हम एक बार को इसका ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको पता है, फिर भी मैं आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूँ इसमें से। लाइक प्रोक्योरमेंट क्या होता है? Procurement is basically a purchasing of goods and services from different entities, be it a public entity or private entity. नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस। प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। लाइक यहाँ पर मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है, मेथड्स क्या है गुड्स और सर्विस को परचेज करने के, फेजेस क्या होते हैं एक प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस के लिए। फिर हम पढ़ेंगे जो कि मेन है फ्रॉड स्कीम्स प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट कि मेथड्स क्या है प्रिवेंट करने के, डिटेक्ट करने के जो फ्रॉड हो रहे हैं प्रोक्योरमेंट के अंदर। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट हम इन टॉपिक्स को कवर करते चलते हैं। तो पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये होता है कि एंटिटीज जब परचेज करती हैं गुड्स और सर्विसेज को थ्रू कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, क्यों करती है? ताकि उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि क्या क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में, और एनफोर्सेबल हो सके वो कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड। अगर किसी चीज से रिलेटेड बाद में कोई तरीका, कोई पुल बैक आता है किसी एंटिटी से, तो हम उस पर एनफोर्स कर सकें कि ये टर्म्स एंड कंडीशन थी, इसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? तो कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स जनरली क्या है? एक तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लॉफुल सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्ट। तो लॉफुल सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ें मेंशन है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट पार्टीज होना चाहिए। जो भी इंडिविजुअल्स या फिर एंटिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है वो लॉफुल एज की होनी चाहिए, है ना, या फिर वो पूरा प्रॉपरली और लीगली फॉर्म्ड होनी चाहिए, अनलॉफुल किसी भी नेचर से नहीं होनी चाहिए। थर्ड है इंटेंट टू बी लीगली बाउंड। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दोनों पार्टीज जो भी पार्टिसिपेट कर रही है, दोनों या तीनों या फिर और भी ज़्यादा, तो उसमें सारी पार्टीज एक तरीके से लीगली बाउंड होनी चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या डिफाइन करता है कि जो भी पार्टीज हैं वो सारी एग्री करनी चाहिए कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है उसको हम फुलफिल करेंगे। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन ही ये है कि एक पार्टी की एक्सेप्टेंस दूसरे पार्टी के ऑफर पे, कि दूसरे ने ऑफर किया हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उस पे पहली पार्टी मतलब एक्सेप्टेंस दे रही है दूसरी पार्टी कि हाँ हम रेडी हैं ये सर्विस लेने के लिए। नेक्स्ट है लीगल कंसिडरेशन। दिस इज द फोरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो कॉन्ट्रैक्ट है बिना कंसिडरेशन के एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ परफॉर्म हो रही है तो उसके लिए क्या कंसिडरेशन है, अगर वो चीज़ नहीं होती है तो भी उसमें कंसिडरेशन का एलिमेंट इन्वॉल्व होना जरूरी है, ताकि दूसरी पार्टी पे बर्डन रहे उस चीज़ को परफॉर्म करने का, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का उस पर बर्डन रहे। इसलिए हम कंसिडरेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं एलिमेंट। नेक्स्ट है जो फॉर्म है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परमिटेड बाय लॉ होना चाहिए। तो कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर हो रहे हैं वो किसी लॉ के अंदर, किसी जो लॉ का फॉर्म है उसके अंदर प्रेस्क्राइब होना चाहिए, उसमें वो परमिट होना चाहिए, मतलब एनफोर्सेबल होना चाहिए किसी लॉ के थ्रू। लाइक अगर कोई बिल है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर एम्प्लॉय के लिए बनाए गए हैं बोनस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट। तो ये सारे जो लॉ हैं ये प्रेस्क्राइब करते हैं कि मतलब हाँ
अगर एम्प्लॉय के लिए, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हुए हैं और ये एनफोर्स कराते हैं उस एम्प्लॉय के राइट्स को। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब अगर होगा कि एक पार्टी परफॉर्म करना बंद कर दे उस कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर अनाउंस कर दे कि हम वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें दूसरी पार्टी को कैसे फायदा होगा कि दूसरी पार्टी उस ब्रीच का फायदा उससे कंसिडरेशन के रूप में या फिर किसी दूसरे परफॉर्मेंस उससे कराएगी काम का, तब जाके वो चीज पूरी होगी। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट, हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। क्या क्या तरीके से एंटिटी गुड्स या सर्विस को प्रोक्योर कर सकती है, मतलब परचेज कर सकती है, वो इसमें मेंशन है। अब प्रोक्योरमेंट के जो मेथड्स हैं वो रेंज करते हैं, जैसे कि लाइक आप यूज कर सकते हो परचेजिंग कार्ड, एक कार्ड यूज अलाउड कर देती है कंपनी की, इस कार्ड को यूज करके आप परचेज कर सकते हो, या फिर नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, तो these are the types of परचेजिंग। अब नेक्स्ट हम मीन, जो हमारे मीन्स है, जो मेथड्स हैं, हम उनकी तरफ आते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज द मेन वन इज द कॉम्पिटिटिव बिडिंग यूजिंग सील बिड्स। अब ये क्या है? अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं कि तीन तरह के हो गए हमारे मेथड्स। कॉम्पिटिटिव बिडिंग यूजिंग सील बिड्स, हम ओपन मार्केट में फ्री कंपटीशन को इनवाइट करते हैं इसमें, जो कि हमें हम इनवाइट करते हैं डिफरेंट वेंडर से कोटेशंस, जो कि हमको एक सील बिट्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो किसी और को नोन नहीं होती, किसी और एंटिटी को वो पता ही नहीं चलता कि उसमें क्या उसने कोटेशन दी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे उसने एग्री करा है, तो वो बात में किसी और को पता नहीं होता, इसलिए उससे बोलते हैं सील बिट्स के अंदर। वो सिर्फ जो प्रोक्योर कर रही है एंटिटी वो उसी को पता होगा। नेक्स्ट वन है कॉन्ट्रैक्टिंग बाय नेगोशिएशन। इसमें हम सिंपली जाके अलग अलग वेंडर से नेगोशिएट करते हैं। और थर्ड वन है सिंप्लीफाइड एक्विजिशन प्रोसीजर, जहाँ पर कि डायरेक्टली जाके हम, जहाँ पर हमको छोटी मोटी परचेज होती है तो वो जाके हम डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं। अब फर्स्ट वन है जो कि हम डिस्कस करते हैं कंपटीटिव बिडिंग। तो ये बताता है, जो कि मैंने आपको बताया भी, कि एक सील बिड्स आती है डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से, हम जहाँ से भी इनवाइट करते हैं कोटेशंस वेंडर से, तो उसमें प्राइस, टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट मेंशन कर देते हैं अपनी, और फिर उसके बेसिस पे प्रोक्योरमेंट एंटिटी डिसाइड करती है कि हमको किससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, क्वालिटी, है ना, और या फिर डिलीवरी टर्म्स। तो उन सब बेसिस पे जो एंटिटी है वो डिसाइड करती है कि किस वेंडर से हमको परचेज करना है। अब एंटिटी कब इस मेथड को चूज करती है, यहाँ पर ये चीजें मेंशन दे रखी है कि जब एंटिटी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर है, मतलब पता है एंटिटी को क्या लेना है, या फिर एक्यूरेट कि इतना क्वांटिटी में लेना है और पूरी कंप्लीट कि हाँ यही लेना है, तब लेती है। या फिर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि हाँ हम प्रोक्योर कर सकते हैं आराम से, हमारे पास अभी इनफ इन्वेंट्री है और हम आगे लार्ज ऑर्डर परचेज कर रहे हैं और आराम से हम पूरा फॉलो करेंगे प्रोसीजर बिडिंग का, तो तब ये हो सकता है। या फिर अगर प्राइस के बेसिस पे करना है तो ये फेवरेबल है काफ़ी ज़्यादा मेथड, क्योंकि इसमें अलग अलग वेंडर से हम इनवाइट करते हैं और कम प्राइस वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है कि रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है कि प्रोक्योरमेंट की विल रिसीव मोर देन वन सील बिड, कि मतलब एक से ज़्यादा वेंडर से हमारे पास रेट कोटेशन आ सकती है, बिड आ सकती है, तो तब ये फेवरेबल हो जाता है। तो ये जो है जिसको हम बोल रहे हैं, हम बिडिंग मंगवाते हैं, कोटेशन मंगवाते हैं, तो उससे पहले एंटिटी निकालती है एक डॉक्यूमेंट, सॉलिसिटेशन डॉक्यूमेंट, जिसको बोला जाता है इनविटेशन फॉर बिड। ये मैंने नीचे मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप ये कोटेशंस जो है, जो टर्म्स है, इनको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आगे जाके काम आएगी हमारे।
तो इस ये जो मेथड है, ये मेथड जनरली कंपनी यूज इसलिए करते हैं कि इसमें जो चांसेस है फ्रॉड होने के वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि एक डिफाइंड प्रोसेस से चलती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग बाय नेगोशिएशन, नेक्स्ट मेथड। अब इसमें क्या है, प्रोक्योरमेंट एंटिटी जो है वो डिस्कशंस करती है डिफरेंट वेंडर से, बार्गेन करती है ना, और उसके बेसिस पे वो नेगोशिएट करके और एग्रीमेंट बना लेती है गुड्स और सर्विस के इसका प्रोक्योर करने के लिए। अब इसमें भी दो तरीके के मेथड्स हैं। दो तरीके के मेथड्स क्या है, या तो हम उसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ठीक है, आरएफक्यू भेजें, उसके बाद हम उसके नेगोशिएशन करें। प्रपोजल या फिर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन या फिर बेड, मतलब हम उसे आगे से कोटेशन बेड वगैरह मंगवा रहे हैं, उसके बाद हम उससे नेगोशिएशन करेंगे। या फिर हो गया सोल सोर्स कॉन्ट्रैक्टिंग, या फिर हम सोल सोर्स हो गया कि हम एक ही बंदे से परचेज करना है और हम उसी से नेगोशिएशन करेंगे। और अब हम ब्रीफ में पढ़ते हैं उसके बारे में, दोनों के बारे में। तो पहला है आपका कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन। कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन, हाँ यस गाइस, तो कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन यहाँ पर बोल रहे हैं कि परमिट करता है बार्गेनिंग बिटवीन द प्रोक्योरमेंट एंटिटी एंड द प्रोस्पेक्टिव जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसे हम परचेज करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ताकि हमको अवार्ड हो जाए वेंडर को। तो जनरली बार्गेनिंग चलती है इसमें, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से हम बार्गेन करते हैं। अब यूज दिस प्रोसेस व्हेन कॉस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट फैक्टर। यस, कि जब एंटिटी को बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना, कॉस्ट डिवोट नहीं करनी इस प्रोसेस पे, तब एंटिटी इस मेथड को फॉलो करती है। इसमें और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं क्यों कंपनी इस चीज़ को फॉलो करती है। लाइक फर्स्ट वन इज सील्ड बिड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, कि जब कंपनी को लगता है कि जो बिडिंग आ रही है, सील बिड्स आ रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सील बिड्स मैंने आपको पहले बताया था कि जब ईमेल के थ्रू डिफरेंट वेंडर्स या फिर एनवलप में भेजते हैं कंपनी को विदाउट नोइंग एनीवन, तो उसे बोलते हैं सील बिड्स। या फिर प्रोक्योरमेंट एंटिटी जो है, प्रोक्योर जो करी एंटिटी, उसको नीड्स टू कंडक्ट डिस्कशन विद पोटेंशियल वेंडर्स। उसको पता है एंटिटी को कि पोटेंशियल वेंडर्स कौन से हैं और किससे सामान आ सकता है, गुड्स आ सकता है, सर्विसेज आप ले सकते हैं। तो उसी से डिस्कस करती है वो कि क्या मॉडिफिकेशंस या फिर क्या उसको चाहिए उसके गुड्स या सर्विस में, तो वो उसे डायरेक्टली डिस्कस कर लेती है और नेगोशिएट करती है। या फिर एक्विजिशन का मतलब जो प्रोक्योरमेंट का तरीका है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर वेग है, तो तब ये काम आता है। या फिर procurement entity is contracting for a production effort like job work, ठीक है, किसी स्पेसिफिक आइटम के लिए नहीं, प्रोडक्शन एफर्ट जॉब वर्क के लिए आपने दे दिया कि हाँ इसी बंदे से मेरे को जॉब वर्क कराना है, कि ये बंदा बहुत सही से काम करता है, इससे हम काम करवाएंगे या फिर इससे हम सामान लेंगे, तब जाके ये एंटिटी ये मेथड फॉलो करती है। ठीक है। तो आफ्टर द प्रोक्योरमेंट एंटिटी रिसीव द प्रपोजल, जो बिड्स या कोटेशन रिसीव करती है, उसके बाद नेगोशिएट करती है कॉन्ट्रैक्टर से। तो इससे क्या होता है कि जो पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो क्या कर सकता है कि अपने ऑफर को या कोटेशन को रिवाइज कर सकता है। जब तक कि उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं होता, तो वो आराम से वो भी नेगोशिएट कर सकता है कंपनी के साथ कि हाँ मैं रेट कम कर देता हूँ, या फिर मैं क्वालिटी बता अच्छी और प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर मैं क्वांटिटी ज़्यादा दे सकता हूँ कम प्राइस पे, लाइक दैट। तो इस बेसिस पे वो बार्गेन कर लेता है। तो कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन क्या है, बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत काफ़ी फ्लेक्सिबल है कॉन्ट्रैक्ट देने में कॉम्पिटिटिव बिडिंग से, ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़ा था। पर ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इन द सेंस कि हम काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं, हम बार बार उससे रेट मंगवाएंगे, है ना, हम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है नेगोशिएशन में ही हमने नेक्स्ट था हमारा सोर्स सोर्स कॉन्ट्रैक्टिंग। तो काफ़ी सारे मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट ट्रांजैक्शन है ना, वो कंडक्ट होते हैं दैट प्रोवाइड करते हैं ओपन एंड फ्री कंपटीशन, ठीक है, पर उसका एक एक्सेप्शन है।
सोर्स सोर्स कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। ओपन एंड फ्री कंपटीशन का मतलब हुआ कि सारे वेंडर्स अलाउ है पार्टिसिपेट करने के लिए, और फ्री कंपटीशन है कि ठीक है जिसको जो रेट देनी है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी रिक्वायरमेंट है, रेट देनी है या फिर वो क्वांटिटी दे सकते हैं, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उसके बेसिस पे, ठीक है। तो पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है सोर्स सोर्स कॉन्ट्रैक्टिंग का। सोर्स सोर्स कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, इसमें कि कोई भी बिड या कोटेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको मंगवाने की जरूरत नहीं है। हम उस पर्सन के पास जाएंगे जो कि हमारा सिंगल वेंडर है, सिंगल सोर्स है, उसी के पास जाएंगे और उसी से हम को अगर बार्गेन करना होगा तो कर लेंगे, नेगोशिएट करना होगा कर लेंगे, और उसी से हम परचेज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सोर्स सोर्स कॉन्ट्रैक्टिंग क्यों यूज करते हैं, उसके कुछ रीजंस हैं, कुछ जस्टिफिकेशंस हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। एक ही सोर्स है भाई, कोई और सप्लायर है ही नहीं, है ना, और वही जो वेंडर है वो जस्टिफाई करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स को, वही हमको प्रोवाइड कर सकता है। या फिर हमको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, ज़्यादा तो नहीं, बट हमारे पास टाइम कम है, हमको जल्दी चीज़ें चाहिए, तो हम इसको यूज़ करते हैं। या फिर नेक्स्ट है हमारा कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो किसी से कि ठीक है इतना टाइम तक हम आपसे ही परचेज करेंगे। या फिर ऐसा भी होता है कुछ केसेस में, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल लाइन में, कि हमने कोई आपसे डायग्नोसिस की मशीन परचेज करी है, पर हमें आपको रॉ मटेरियल जो है आपसे ही परचेज करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 3 years और 4 years, ठीक है। तो एक ये हो गया। या फिर किसी स्टैचू में या फिर लॉ में डिफाइंड है, ठीक है। या फिर सपोज नेशनल सिक्योरिटी की बात है, लाइक डिफेंस रिलेटेड है, तो हाँ अगर डिफेंस का कुछ भी मटेरियल प्रोक्योर करना है तो लाइक आपको पर्टिकुलर कंपनी से ही परचेज करना पड़ेगा, उसके लिए जैसे लाइक काफ़ी सारी कंपनीज है डिफेंस रिलेटेड, तो गवर्नमेंट करती है कि भाई कहती है आपको इसी से प्रोक्योर करना हो, किसी से प्रोक्योर नहीं करता, अलग अलग बार ये सारे एग्रीमेंट्स वगैरह होता है अलग अलग टाइम पे। नेक्स्ट मेथड है लास्ट, सिंप्लीफाइड एक्विजिशन प्रोसीजर। अब सिंप्लीफाइड एक्विजिशन प्रोसीजर जो है वो डिजाइन करा है ताकि हम बहुत जल्दी क्विकली हम प्रोसेस कर ले, मतलब परचेज कर ले आइटम्स को। ये जनरली यूज कहाँ करते हैं हम, जो भी हमको स्मॉल आइटम या सर्विसेज लाइक स्टेशनरी आइटम की जरूरत पड़ गई आज, अब इसके लिए तो हम कोई बिडिंग वगैरह प्रोसीजर करेंगे नहीं फॉलो, तो उसके केस में हम कहीं मतलब हम सामान जल्दी से जल्दी प्रोक्योर करने के लिए आसपास के वेंडर से या फिर किसी से भी जो नोन है हमारा उससे परचेस करके ले आएंगे, ठीक है। इसमें जनरली कंपनी क्या करती है, थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन कर देती है कि हाँ इतना आइटम से कम होगा तब हम ये प्रोसीजर ये मेथड काम में लेंगे, सिंप्लीफाइड एक्विजिशन वाला। तो इसके सेवरल मतलब इसके भी एडवांटेज है अपने इस मेथड को यूज करने के लिए। क्या 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 एडवांटेज है, बहुत सिंपल है, सिंपल टू यूज है। ये क्या करता है, एक जो पूरी साइकिल होती है प्रोक्योर करने की उसको बहुत रिड्यूस कर देता है। ये इस प्रोसेस की कॉस्ट को बहुत कम पे ले आता है, मतलब कोई कॉस्ट नहीं लगती, ठीक है, जल्दी से डिसीजन बन जाता है। नेक्स्ट है अब इस जो सिंप्लीफाइड एक्विजिशन प्रोसीजर है ये क्या क्या मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। एक या तो इनके लिए क्या बना हुआ होगा, एक चार्ज अकाउंट बना हुआ होगा, ठीक है, या फिर परचेजिंग कार्ड्स होता है, ठीक है, या परचेज ऑर्डर्स या पेटी कैश फंड्स। तो ये चार चीज होती है। फर्स्ट वन था चार्ज अकाउंट। अब चार्ज अकाउंट क्या है, एक प्री अरेंज एग्रीमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि हमने एक एग्रीमेंट कर लिया चलो, है ना, कि हम इतना आपसे ये हमारे पास जो भी माल हमको प्रोक्योर करना है, सामान प्रोक्योर करना है या फिर सर्विसेज हम लेंगे तो हम आपसे ही लेंगे यार, एएमसी कराएंगे तो आपसे ही कराएंगे। तो उसके लिए प्री अरेंज एक हमने एग्रीमेंट कर लिया सामने वाले वेंडर से, उसके बेसिस पे हम उससे सामान या फिर सर्विसेज प्रोक्योर करेंगे और वो अकाउंट चलता रहेगा, फिर एक बार में क्लियर कर देंगे उसको, तो रोज रोज की हेडेक नहीं है कंपनी के लिए भी। नेक्स्ट है परचेजिंग कार्ड्स। परचेजिंग कार्ड्स कब यूज होता है,
अब कॉरपोरेट्स आजकल अपना ही एक कार्ड इशू कर देती है एम्प्लॉयज़ के लिए कि आपको कोई भी परचेज करना है आइटम या फिर आपको कोई भी सामान लेना है, लाइक स्टेशनरी हो गई, पेट्रोल डीजल, इसके लिए भी। तो आप कभी भी आप एक्सपेंस करोगे तो आपको इसी कार्ड से करना है ताकि कंपनी के पास भी ट्रैक रिकॉर्ड रहे कि हाँ, ये बंदा इतना इतना आइटम परचेज करा है, इतना इतना एक्सपेंस करा है इस चीज पे। नेक्स्ट है परचेज ऑर्डर्स के थ्रू। अब सिंपली इसमें क्या है कि कंपनी डायरेक्टली उस वेंडर को परचेज ऑर्डर निकाल देती है, उसके बेसिस पे प्रोक्योर करती रहती है टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये भी एक इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है परचेज ऑर्डर में भी। तो ये भी एक बेस्ट मेथड है चीज़ें प्रोक्योर करने का। अब टिपिकली ये पीओ में क्या क्या चीज़ें मेंशन रहती है, वेंडर, गुड्स एंड सर्विस क्या होगी, कब प्रोवाइड होगी, कितनी होगी, किस टाइप की होगी, प्राइसेस, डिलीवरी के टर्म्स एंड कंडीशन एंड ब्ला ब्ला टर्म्स एंड कंडीशन अलग डिफरेंट और अलग। सेंडिंग अ पीओ टू अ सेलर कॉन्स्टिट्यूट अ लीगल ऑफर टू बाय। ठीक है, अब पीओ जो है एक अपने आप में ही एक टर्म्स एंड कंडीशन, एक अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट आप बोल सकते हो कि ये डिफाइन हो जाता है प्रोक्योरमेंट एंटिटी एंड द वेंडर के बीच में। ठीक है, तो इसमें भी इस डॉक्यूमेंट को भी हम बोल सकते हैं कि लीगली बाइंड करता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कि हाँ कोई लीगली बाइंडिंग एक एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो ये उसका भी काम करता है। फोर्थ वन इज पैटी कैश फंड। तो जनरली कैशियर के पास पैटी कैश मेंटेन करता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन उसके छोटे मोटे खर्चे जो भी होते हैं वो डिफाइन जो खर्चे होते हैं वो फुलफिल करती है अपने डे टू डे बेसिस पे, जो कि रिकरिंग नेचर के होता है। एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें, पोस्टेज ड्यूज एंड डिलीवरी फीस। तो ये है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेजेस इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। जो प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या फेजेस रहते हैं एक ब्रॉड टर्म्स में दे रखा है, और उन्हीं फेजेस में इसमें आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ भी दे रखा है कि क्या क्या फ्रॉड रहता है, पर हम उन फ्रॉड्स को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, किस किस तरीके से फ्रॉड होता है उनको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर होंगे। तो जनरली एक रीड आउट मार लेंगे उनको। ठीक है, तो अभी हम जैसे चालू करते हैं फेजेस पे इस टॉपिक। तो ये डिफाइन कर रहा है ये जो प्रोसेस है, जनरली अब हमने जो हमने मेथड्स पढ़े थे प्रोक्योरमेंट के, उसमें से जो पहला वाला था कॉम्पिटिटिव बिडिंग मैकेनिज्म, उसी में ये प्रोसेस फॉलो होता है प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस। और उसी में काफ़ी हद तक आपको फ्रॉड भी दिख जाएंगे क्योंकि हम उसमें फ्री एंड ओपन कंपटीशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी हद तक वहाँ पर काफ़ी फ्रॉड्स हैं, प्रिवेल कर रहे हैं। तो उसी को जानने के लिए हम एक बार ये प्रोसेस इसमें समझेंगे। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट प्रोसेस रिक्वायर क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर्स को कि आप बिड करो कॉम्पिटिटिवली ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिले फ्री एंड ओपन कंपटीशन से, है ना। प्रोक्योरमेंट एंटिटी को काफी हद तक बेनिफिट हो, इसलिए हम ये चीज फॉलो करते हैं। पर ये प्रोसेस जो है कॉम्पिटिटिव बिडिंग, वो डेंजरस कब साबित हो सकता है, जब इसमें फ्रॉड हो जाए, जब इसमें फ्रॉड प्रिवेल करने लग जाए, और अगर एक बिडर को एडवांटेज मिल रहा है दूसरे कॉम्पिटिटर से, तब ये फ्री एंड ओपन कंपटीशन के अगेंस्ट जाता है। तो ये प्रोसेस के मतलब ये इस मेथड के अगेंस्ट हो जाता है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अगेंस्ट। यहाँ पर ये एक डिसएडवांटेज इसका, मतलब ये एक डेंजरस थिंग हो सकती है। तो इसके आगे है फॉर द पर्पज ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन। अब अगर हमको फ्रॉड डिटेक्ट करना है पहले से ही, ठीक है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंदर, तो इसको 4 स्टेजेस में बांटा गया है, 4 इसके फेजेस हैं।
उनको पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या लूपहोल हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट फेज है प्री सॉलिसिटेशन फेज, नेक्स्ट वन है सॉलिसिटेशन फेज, थर्ड वन है बिड्स इवैल्यूएशन एंड अवार्ड फेज, और फोर्थ वन इज पोस्ट अवार्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन फेज। ठीक, तो फ्रॉड जो है इन चारों फेज में से कभी भी हो सकता है, किसी भी फेज में हो सकता है। अब हम पहला फेज पढ़ेंगे। पहले फेज में ये मेंशन है प्री सॉलिसिटेशन फेज में कि प्रोक्योरमेंट एंटिटी जो है वो आइडेंटिफाई करती है अपनी जो भी नीड्स होती है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको, कि हाँ हमको ये मटेरियल, ये रॉ मटेरियल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बिड को, जो हमारा आरएफपी है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो कि हम वेंडर को भेजते हैं, उस पे काम करना चालू करती है। उस पे जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, हमको कैसा गुड चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, सारी चीज़ें डिफाइन करती है और डिटरमाइन करती है मेथड को कि कौन सा मेथड यूज़ करना है गुड्स और सर्विस को प्रोक्योर करने में। हमने अभी डिस्कस करे 3 मेथड, तो उनमें से कौन सा मेथड यूज़ करनी है उस पे भी डिसाइड करती है। अब जो बिड, जो आरएफपी हमने बात करी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, तो उसमें बिड स्पेसिफिकेशंस क्या क्या डिफाइन करती है कंपनी एंटिटी, तो है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, मेजरमेंट्स, मटेरियल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिक्वायर्ड फंक्शंस, जो कि डिटेल करती है गुड्स एंड सर्विसेज का कि प्रोक्योरमेंट एंटिटी को क्या क्या चाहिए है वेंडर से। ठीक है, ये एक फर्स्ट वाला फेज हुआ। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि हम फ्रॉड स्कीम्स जो भी फेजेस में हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको बता दूं इस फेज में, प्री सॉलिसिटेशन फेज में, क्या क्या फ्रॉड्स हो सकते हैं, क्या क्या फ्रॉड स्कीम्स प्रिवेल करती हैं। तो फर्स्ट वन है नीड रिकॉग्निशन, कि हमने नीड्स या रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर दिया। सेकेंड वन है बिड टेलरिंग, हम इसको ब्रॉड में पढ़ेंगे सबको। सेकेंड वन इज बिड टेलरिंग, जिसमें कि जो हमने बिड्स की जो स्पेसिफिकेशंस है उनको छोटा बड़ा कर दिया या फिर अलग ही डिफाइन कर दिया जो हमको चाहिए उससे। थर्ड वन है बिड स्प्लिटिंग, कि हमको चाहिए था क्वांटिटी 100, ठीक है, हमने उसको रिक्वायरमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया 50-50, और 2 बारी में हम उसको आरएफपी रिलीज कर रहे हैं। फोर्थ वन है अनजस्टिफाइड मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, जो प्रोक्योरमेंट का मेथड है वो जस्टिफाइड नहीं है। क्वांटिटी चाहिए बहुत ज़्यादा जिसके लिए हमको कॉम्पिटिटिव बिडिंग यूज़ करना चाहिए, पर हम उसमें सोर्स कॉन्ट्रैक्टिंग या फिर सिंप्लीफाइड एक्विजिशन प्रोसीजर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। या फिर क्या करा हमने, चेंज ऑर्डर अब्यूज़, या फिर जो ऑर्डर था उसी को बाद में चेंज कर दिया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं जाके हमने बाद में चेंज कर दी मैनेजमेंट से डिस्कस करके, एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज। अब सेकंड फेज आता है सॉलिसिटेशन फेज का। सॉलिसिटेशन फेज जो है वो इन्वॉल्व करता है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, बिड सॉलिसिटेशन, ठीक है, बिड प्रिपरेशन एंड बिड सबमिशन। अब ये क्या क्या है, बिड सॉलिसिटेशन का मतलब है कि हम जो सॉलिसिटेशन डॉक्यूमेंट, जो आरएफपी है, हम उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हम उस डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, फिर हम उस डॉक्यूमेंट पे प्रिपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उस डॉक्यूमेंट को, जो है आरएफपी सॉलिसिटेशन डॉक्यूमेंट को, हम वेंडर्स को भेजेंगे किसी मोड के थ्रू। ठीक है, और उस पे जो भी वेंडर्स हैं उनका रिएक्शन आएगा बाय सबमिटिंग देयर बिड्स या कोटेशन, वो हमको सबमिट करेंगे। ठीक है, ये है ये दूसरा फेज। इसमें क्या क्या फ्रॉड स्कीम प्रिवेल करती है। फर्स्ट वन है बिड मैनिपुलेशन, जो वेंडर्स हमको बिड भेज रहे हैं उसमें वो मैनिपुलेट कर देंगे टर्म्स एंड कंडीशन लाइक प्राइस, क्वांटिटी। ठीक है, लीकिंग बिड डेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एक वेंडर से एक वेंडर को फायदा देने के लिए बाकी वेंडर्स के बिड डेटा को
बार हमने फर्स्ट वेंडर के भेज दिए ताकि वो वेंडर फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस हमको भेज पाए और हम उसको कॉन्ट्रैक्ट दिला पाए। थर्ड है कॉल्यूशन अमंग कॉन्ट्रैक्टर्स, आपस में ही वेंडर्स कॉल्यूट कर लेते हैं कई बारी। उसके भी कई सारे स्कीम्स है उसमें, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री बिड, आलतू फालतू बिट्स भेज दी, कोई काम नहीं है तो भी भेज दी, मतलब कोई काम इन द सेंस कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना तो भी आपने बिड करने के लिए ठीक है बिड भेज दी ताकि जो दूसरा वेंडर है उसको फायदा हो जाए, या फिर हायर प्राइस पे बिड भेज दी, ठीक है। बिड रोटेशन, तो बिड रोटेशन में क्या हुआ, कभी एक वेंडर वेंडर दोनों तीनों वेंडर ने कॉल आउट कर लिया कि भाई एक बार तू जीत ले, एक बार मैं जीत लेता हूँ, फिर एक बार तू, एक बार मैं, मतलब आपस में इस एंटिटी का जो आप बोलोगे एक तरीके से बिजनेस है वो बांट लिया उन्होंने कि एक बार तू जीत जाना, एक बार मैं जीत जाऊंगा, लाइक दैट। कई बार ये आपस में रिलेटेड भी होता है वेंडर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बिड सप्रेशन, बिड को सप्रेस करने के लिए ये बिड करते हैं, लाइक हायर बिड मार दी, ठीक है, या फिर बिड ऐसी मार दी कि वो परचेसिंग एंटिटी ले ही नहीं पाए, तो ये। और नेक्स्ट है मार्केट डिवीजन, मार्केट को उन्होंने ऐसे भागों में बांट दिया है, लाइक लाइक सपोज अ रीजन है लाइक राजस्थान, तो कि जयपुर में सप्लाई मैं करूंगा, जोधपुर में मैं करूंगा, अजमेर में मैं करूंगा, और लाइक दैट भीलवाड़ा में मैं करूंगा, तो लाइक चार वेंडर्स है तो इन्होंने आपस में बांट लिए रीजन्स अपने अपने कि यहाँ पर बिड आया, मतलब यहाँ पर अगर आरएफपी आया तो यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट जीतूंगा और मैं सर्विसेज गुड्स प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट है डिफेक्टिव प्राइसिंग स्कीम्स, यहाँ पर क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि लेबर की कॉस्ट बढ़ गई है भाई साहब, आप पहले जब कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ था उससे ज़्यादा आ रही है अब लेबर की कॉस्ट या फिर मटेरियल की कॉस्ट, तो ये इन्फ्लेशन हो गया प्राइसेस में, तो उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करो, तो ये हुआ है। तो ये सेकंड फेज यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट है थर्ड फेज, थर्ड फेज में क्या है, बिड एवेल्यूएशन एंड अवार्ड फेज। बिड को यहाँ पर प्रोक्योरमेंट एंटिटी जो है सारी बिड्स आ गई यहाँ पर एवेल्यूएट करती है और उसके बेसिस पे अवार्ड करती है। तो जब बिड को एवेल्यूएट कैसे करती है, जब सब वेंडर्स आ जाती है उसके बाद में डिस्कशंस नेगोशिएशंस भी करती है बिडर से, और उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि एक बार आप रिवाइज कर सकते हो अपना प्रपोजल इन द टाइम फ्रेम जो प्रोक्योरमेंट ने डिसाइड करेगी, इस टाइम तक आप अपनी बिड्स को कोटेशन को रिवाइज कर सकते हो, और उसके बेसिस पे विनिंग बिड को वो सेलेक्ट करती है प्रोक्योरमेंट एंटिटी। अब इसमें क्या क्या फ्रॉड स्कीम्स हो सकती है ये हम डिस्कस करते हैं। इसमें मेनली दो तरह की है फ्रॉड स्कीम, बिड मैनिपुलेशन, लीकिंग बिड डेटा, कि जो बिड्स है उनको मैनिपुलेट कर दिया, उनको बदल दिया गया है जो बिड्स आई थी, ठीक है, बिड को बदल दिया, या फिर जो बिड का डेटा था वो एक वेंडर को लीक कर दिया बाकी वेंडर्स का, ठीक है। एंड द फोर्थ वन है पोस्ट अवार्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन फेज, जब हमने अवार्ड कर दिया है बिड, उसके बाद में हम जब परचेज कर रहे हैं मटेरियल, तब क्या क्या चीजें हो सकती है, कितना मटेरियल आ गया, ठीक है, पैसा कितना चला गया, पेमेंट कितना हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है काम या नहीं हो रहा, क्वालिटी सही है या नहीं है, क्वांटिटी उतनी आ गई, लाइक दैट कि उसके नेक्स्ट फोर्थ फेज में ये सारी चीज़ें रहती है। अब इसमें क्या क्या फ्रॉड स्कीम्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि नॉन कंफर्मिंग गुड्स और सर्विस, कि जिस गुड्स या सर्विस से हमारा डिसाइड हुआ था वो एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करी नहीं है, उसकी उसके अलग ही प्रोवाइड कर दी है। या फिर चेंज ऑर्डर अब्यूज,
जो हमने ऑर्डर दिया था, ठीक है, तो उस हिसाब से तो उसने हमारा ऑर्डर फुलफिल नहीं करा, या तो क्वांटिटी कम दी उसने, है ना, या फिर उसने क्वालिटी में चेंजेस कर दिए हैं, प्राइस में चेंजेस कर दिए हैं उसने उसने मतलब इन शॉर्ट उसने मॉडिफाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। या फिर कॉस्ट मिस चार्जिंग, वेंडर बोलता है हमारा मटेरियल के चार्जेस ज़्यादा लग गए रॉ मटेरियल के, या फिर लेबर के चार्जेस ज़्यादा हो गए हैं, हमारी लेबर ज़्यादा लगी है, या फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड अकाउंटिंग चार्जेस ज़्यादा लग गए हैं, एंड सो ऑन। तो वो दूसरा अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा बता देता है। तो ये हमारे 4 फेज यहाँ पर कवर होते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ प्रोक्योरमेंट फ्रॉड स्कीम्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी मीनिंगफुल लगी होगी। मैं आगे भी ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, और आगे मैं इस चैप्टर को 2-3 पार्ट में और कवर कर दूँगा आपके लिए। टिल देन, बाय बाय।